का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज दिन की सबसे बड़ी खबरें क्या होंगी सर? मनी सेंट्रल में शुभम आपका भी स्वागत है। बहुत सारे दर्शक शुभम के बारे में पूछते रहते हैं कि बात बीच बीच में कहाँ चले जाते हैं। आज ये फिर वापस आ गए हैं इस कार्यक्रम में। आज कई सारी खबरें आपको युद्ध की भूमि से लेकर और बाजार तक दिखाई दे रही, पर आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प खबर है। भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है सस्ता कच्चा तेल और मामला इसमें क्या है? और भारतीय कंपनियों ने भारत सरकार को अपने एक कदम से हैरानी में डाल दिया है। वो क्या कदम है? उन्होंने कैसे इस तेल का भुगतान रूस को करना शुरू किया है। बड़ा दिलचस्प मामला है, इस बार हम जानेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। टोल की मार से आपको निजात नहीं मिलेगी और शायद कभी नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा होने वाला है, शुभम आपको बताएंगे। तो खबरें तमाम हैं, जैसा अंशुमान जी ने बताया कि युद्ध की भूमि से लेकर और रूस के कच्चे तेल तक, ये सब कुछ तो आज दिन की बड़ी खबरें। छोटी खबरें मैं बताता हूं। शुरुआत हम करेंगे चावल के बाजार से। चावल के बाजार में शुरू हुई नई खींचतान। हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम महंगा एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसके बाद कुछ नया हुआ, क्या हुआ जानेंगे। टोल की खबर का अंशुमान जी ने जिक्र किया, तो क्या कभी बंद नहीं होंगे टोल? ऐसी संभावना है। ऐसी संभावना इसलिए है क्योंकि एनएचएआई ने यह कहा है कि भाई अब टोल का समय सीमा खत्म होने के बाद भी टोल वसूला जाएगा, पूरा वसूला जाएगा, कमी नहीं की जाएगी। क्यों ऐसा किया, ये जानेंगे। बैंकों में सरकार को दिख रहा क्या खतरा? वित्त मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है सरकारी बैंकों को, कहा कि भाई सतर्क हो जाओ। आरबीआई जो कह रहा है ध्यान से सुनो, चिंतन करो, मनन करो, और जो रिटेल लोन है ना, ये बेतरह बढ़ रहे हैं, बेहाथ हो रहे हैं, इनको काबू करो। चिंता क्या है, खतरा क्या है, डर क्या है, ये जानेंगे। और इसी के सहारे जानेंगे विलफुल डिफॉल्टर की एक और खबर बैंकों के साथ ही। शेयर बाजार में कर रहे म्यूचुअल फंड जमकर खरीदारी, ये एक और खबर है। हम सिप करा रहे हैं, हम लमसम में पैसा डाल रहे हैं, ये आंकड़े हर महीने आते हैं। लेकिन रिसर्च रिपोर्ट ये आई है कि जो पैसा हमने म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड ने भी अपने पास नहीं रखा, सीधे शेयर बाजार में शेयर खरीद लिए। एफआईआईज निकल रहे हैं, वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। फिर म्यूचुअल फंड इतना क्यों खरीद रहे हैं, ये समझेंगे आज। कैसे बिक रहा चोरी का कच्चा तेल, दिन की सबसे बड़ी खबर। देखिए, डिस्काउंट पर तेल मिल रहा, रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, कच्चा तेल $90 पर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद भी डिस्काउंट डबल हो गया और भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है। आज हम पता लगा लाए, यही कारण था कि मैं अंशुमान जी से पूछा कि मैंने आज दिन की बड़ी खबर क्या है, क्योंकि मनी 9 पर आपको पता चलेगा ये सस्ता कच्चा तेल कहां से आ रहा, कैसे आ रहा, कौन खरीद रहा और इसका भुगतान कैसे हो रहा। ये सब कुछ जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। और एक बड़ी खबर ये होगी कि पुतिन की चीन यात्रा के क्या हैं मायने। पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्या मतलब है इसका, अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है, बाजार में कौन सा अफरा तफरी देखी जा, कौन सी अफरा तफरी देखने को मिल सकती है, ये सब कुछ जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। शुरुआत लेकिन मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून सीजन के दौरान देश में बरसात की कमी का सिलसिला सीजन खत्म होने के बाद भी जारी है, जिस वजह से रबी फसलों की खेती प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पोस्ट मॉनसून सीजन के दौरान अब तक देश में औसत के मुकाबले 16% कम बरसात हुई है। दक्षिण और मध्य भारत में बरसात में ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। सर, क्या असर होगा इसका? अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हैं या कमोडिटी बाजार में ट्रेड करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी और ध्यान देने वाली है। भारत में मानसून खत्म होने के बाद कमोडिटीज़ के भाव और उनकी कीमतें आने वाले 6 महीनों के लिए इस बात पर तय होती हैं कि पोस्ट मानसून के बाद की बारिश कैसी होती है। क्योंकि एक देश के बड़े हिस्से में जहाँ रबी की बुआई होती है, वहाँ ये पोस्ट मानसून रेन मौसम में नमी पैदा करती है और इसके आधार पर यह आकलन होता है कि रबी की जो जाड़े की फसल है वो कैसी होने वाली है। अगस्त का महीना सूखे में बीता, उसके बाद सितंबर में हमने थोड़ा रिवाइवल देखा था मानसून में, लेकिन पूरा दक्षिण और मध्य भारत अब गर्मी की चपेट में है। और यही वो मौका है जब एल निनो अपनी शिखर पर होगा, नवंबर से लेकर फरवरी तक। और इस दौरान एल निनो के अपने शिखर में होने के कारण बारिश में कमी दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण फसलें जो इस बार हैं, धान भी होता है दक्षिण भारत में इस दौरान रबी में, वहाँ पर पानी की कमी हो सकती है। और इसलिए भारत में खाद्य महंगाई और खुदरा महंगाई को लेकर जो आशंकाएं पहले से बनी हुई हैं वो अभी भी मजबूत हैं। तापमान बढ़ा हुआ है और अगर वो तापमान बढ़ा रहा और नमी की कमी रही तो रबी की फसल पर इसका असर होगा। मंडियों में खरीफ धान की आवक के समय चावल निर्यात पर पाबंदी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है।
बासमती चावल निर्यातक सरकार से न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग कर रहे हैं और सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य को फिलहाल $1200 प्रति टन पर स्थिर रखा है। इसके अलावा सरकार ने सेला चावल के एक्सपोर्ट पर लगे 20% निर्यात शुल्क को भी बरकरार रखा है। इस खबर के बीच अब बात यहां तक पहुंच गई है कि बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य अगर आप नहीं घटाएंगे तो इसका विरोध निर्यातकों ने करना शुरू कर दिया है और किसानों से बासमती धान की खरीद फिलहाल के लिए रोक दी है। सोचिए कि खरीद किस समय रोकी गई है, जब चावल की कटाई, धान की कटाई शुरू हो रही है, बाजार में चावल आने की तैयारी है और उस समय निर्यातकों ने कह दिया हमें चावल खरीदना नहीं है। सर, अब क्या तस्वीर बनती दिख रही है चावल की आपको? शुभम, अनाज बाजार की उथल पुथल ने सरकार को बुरी तरह उलझन में डाल दिया है। इस हाथ ले और उस हाथ दे वाली स्थिति है। यदि सरकार इस समय चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने की कोशिश करती है तो बाजार में कीमतें बढ़ेंगी जो पहले से बढ़ी हुई हैं, और अगर निर्यात को प्रोत्साहन रोकती है तो निर्यातक जो नई फसल आते ही सबसे बड़े और पहले बायर होते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले ताज़ा धान खरीदते हैं और उसके बाद उसकी मिलिंग कराकर एक्सपोर्ट करते हैं, वो बाजार में नहीं आ रहे हैं। इसके दो बड़े असर दिखेंगे। इसका सीधा असर ये दिखेगा कि एक तो भारत का निर्यात टूटा हुआ है और ज़्यादा टूटेगा, दूसरा किसान जिन्हें निर्यातकों की मांग निकलने की उम्मीद थी वो अब टूटती दिखाई दे रही है। निर्यातकों की समस्या यह है कि 1200 रुपये प्रति टन का जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय किया गया उसने भारतीय चावल को दुनिया के बाजार से लगभग बाहर कर दिया है। पाकिस्तान का चावल बासमती पूरी दुनिया में बिक रहा है क्योंकि उसमें उसकी कीमतें ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हैं और पाकिस्तान ने अपनी कीमतों में डिस्काउंट भी देना शुरू किया। पिछले 15 दिन से 1 महीने से सरकार के भीतर इसको लेकर तमाम वार्ताएं, बैठकें चल रही हैं, पर महंगाई का खतरा सरकार को आगे बढ़ने से रोक रहा है और इस असमंजस का नतीजा यह है कि निर्यातक भी गंवा रहे हैं और अब किसानों को भी इसका नुकसान होना शुरू हो गया है। ये बात जो शुभम ने आपको बताई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मंडियों में जहां आमतौर पर पहली खरीद करने के लिए निर्यातक बाजार में आते हैं और वो धान खरीदते हैं, उन्होंने विरोध में धान की खरीद रोक दी है। थोक महंगाई सितंबर में लगातार छठे महीने नेगेटिव जोन में रही है। सितंबर में ये आंकड़ा 0 से नीचे 0.26% रहा। थोक मूल सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से लगातार 0 के नीचे बनी हुई है। अगस्त में ये 0 से 0.52% के नीचे थी। सितंबर में 10.55% थी ये जो मुद्रास्फीति थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई पिछले 2 महीने में दोहरे अंक में रहने के बाद सितंबर में घटकर 3.335% हो गई है। अगस्त में ये 10.60% थी। सर, क्या बता रहा है ये आंकड़ा? भारत के महंगाई परिदृश्य में दो बिल्कुल परस्पर अंतर्विरोधी घटनाक्रम दिख रहे हैं। खाद्य महंगाई, अगर आप केवल सब्जियों को अलग छोड़ दें तो जितने सामानों की खाद्य महंगाई है वो दहाई के अंकों में 6%, 7%, यानी रिजर्व बैंक की जो अपनी कंफर्ट लिमिट है उससे तो ऊपर बनी हुई है सारी जरूरी चीज़ों की महंगाई। जबकि थोक महंगाई ठीक त्योहारी मौसम से पहले नेगेटिव जोन में है। यानी थोक महंगाई को आप बाजार में मांग का संकेत मान सकते हैं और खुदरा महंगाई को बाजार में खपत का संकेत मान सकते हैं। थोक महंगाई ये बता रही है जिन जिन धातुओं के वर्गों में, जिन जिन वर्गों में दिखाई दे रही है वहाँ पर मांग कम है, मांग नहीं है, और इसलिए लगातार पिछले 3 महीने से थोक महंगाई नेगेटिव जोन में बनी हुई। अब आप कहेंगे कि थोक महंगाई 3 महीने से नेगेटिव जोन में है तो फिर खुदरा महंगाई 7%, 6.5% के आसपास क्यों है? खाद्य सामानों की कीमतें इतनी महंगी क्यों हैं? और यही वो पेच है, वो है जो भारत की महंगाई का स्थायी अंतर्विरोध है कि थोक बाजार के अंदर मांग कम है और खुदरा बाजार में कीमतें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इसके बीच में कीमतों में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं, जिसमें सीजनलिटी है, जिसमें स्थान है, जिसमें टैक्सेस हैं, और इनके कारण महंगाई में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसे कुछ हद तक आप अगर थोक महंगाई की रोशनी में देखें और भारत के आर्थिक विकास दर को देखें तो कुछ हद तक स्टैगफ्लेशन का शुरुआती संकेत भी दिखता है। अगर 3 महीने के आंकड़े को, 3 महीने थोक महंगाई के आंकड़े और 3 महीने के भारत के जीडीपी के आंकड़े को देखें तो ऐसा लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मोटा मोटा कई सारे उद्योगों में स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति बनती दिख रही है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है जहां ग्रोथ में कमी हो और महंगाई या मांग में भी कमी दिखाई दे। ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़ा त्योहार के उत्पादन से पहले का आंकड़ा है, यानी इस आंकड़े में त्योहार के लिए होने वाला जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण बिजी सीजन है उसके लिए उत्पादन शामिल है, और उस दौरान भी अगर थोक महंगाई नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि बाजार में मांग की कमी है। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस राजमार्गों पर टोल शायद कभी कम या खत्म नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने के बाद भी इन राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली होती रहेगी। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ठेका खत्म होने पर भी 100% टोल वसूलने का फैसला लिया है। अभी तक ठेका मियाद पूरी होने के बाद टोल की टैक्स की जो दर थी वो 40% तक कम हो जाती थी, लेकिन सरकार के फैसले के बाद टोल की दरें घटने की संभावना खत्म हो गई है। सर, ऐसा क्यों कर रही है सरकार?
हम लगातार आपको बता रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, इकोनॉमिक हब में, मनी सेंट्रल में, कि भारत के सड़क क्षेत्र के भीतर किस तरीके की चुनौतियां दिख रही हैं। सुर्खियां कुछ और हैं, वास्तविकताएं पीछे हैं। वास्तविकताएं ये है कि भारत की सबसे बड़ी सड़क निर्माता कंपनी बेहद कर्ज में डूबी है। सरकार उसे कर्ज लेने, बाजार में नए कर्ज लेने से रोक चुकी है। उसे सड़क बनाने के बजाय सड़क बेचने का काम दिया जा रहा है। और अंततः इन सारी समस्याओं का जो ठीकरा है वो आम उपभोक्ताओं के सर फूटने वाला है। और वो ये कि NHAI का एक नियम है कि जब किसी टोल के ऑपरेटर के साथ उसे बनाकर चलाने की अवधि पूरी हो जाती है तो या तो वो टोल प्लाजा बंद कर दिया जाता है या वहाँ टोल की दर में करीब 60% के आसपास की कमी की जाती है। और जैसे अगर टोल 10 रुपये है तो वो 4 रुपये रह जाता है। लेकिन NHAI की वित्तीय स्थिति इतनी खस्ता है भीतर से कि NHAI अपने इस नियम को बदलने जा रही है। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में खास तौर पर जो तमिलनाडु के लॉरी ओनर्स हैं, वहाँ के तमाम उपभोक्ता हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि NHAI को वहाँ के 9 टोल प्लाजा ऐसे हैं, 9 टोल प्लाजा ऐसे हैं, ताम्बरम का चेन्नई बाईपास रोड का, चेन्नई ताड़ा का, चेन्नई बैंगलोर हाईवे का, चेन्नई मदुरई त्रिची हाईवे का, इन हाईवेज़ पर टोल प्लाजा पर अब ये नियम लागू होना चाहिए था कि वहाँ पर टोल की दरें ख़त्म की जाएं। लेकिन NHAI को टोल से वसूली चाहिए और पैसा चाहिए, इसलिए इस नियम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। यानी एक बार अनुबंध पूरा होने के बाद भी टोल से निजात नहीं मिलेगी। और एक बार अगर एक इलाके में, एक क्षेत्र में NHAI ने नियम लागू कर दिया तो फिर बाकी इलाकों में भी लागू होगा। देश में लागू होने जा रहे नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के दायरे में आने वाली सभी कंपनियों को बच्चे के अकाउंट की जानकारी में बच्चों की उम्र और उनके अभिभावकों से कंफर्म करानी होगी। ये नियम सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियों पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि डेटा कानून के दायरे में आने वाली सभी कंपनियों पर यह नियम लागू होगा। उन्हें इसका पालन करना होगा। कंपनियों को डर है कि इस नियम की वजह से उनकी लागत बढ़ जाएगी। क्या मतलब है सर इसका और क्या असर होगा इसका? ये कानून पहले माना जा रहा था कि केवल सोशल मीडिया कंपनियां ही हैं जिन्हें किसी अकाउंट में उस अकाउंट होल्डर की एज के बारे में जानकारी लेनी होगी, जिससे कि पता चल सके कि वो कैसे कंटेंट को देख रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, कंटेंट तक उसकी पहुंच कैसी है। लेकिन नए डेटा लाने हर तरीके की कंपनियों को जो भी इस कानून के दायरे में आएंगी, और इनके दायरे में, कानून के दायरे में तो सारी डिजिटल कंपनियाँ आ रही हैं, चाहे वो सर्च इंजन हो या वो ई-कॉमर्स की कंपनियाँ हों या फिनटेक कंपनियाँ हों या बैंक्स हों, सारी कंपनियां इसके दायरे में आ रही। अब सबको इन नियमों का पालन करना होगा और ये निर्धारित करना होगा कि नियम के तहत कि कैसे ग्राहक की एज की सूचना एकत्र की जाए और उस हिसाब से तय किया जाए कि उसके एज को लेकर, उसकी आयु को लेकर वो नियम निर्धारित हैं कि नहीं। ये बेहद पेचीदा है बाकी कंपनियों के लिए और इसलिए कंपनियां सरकार से बात भी कर रही हैं, लेकिन नियम लागू हो चुका है और इसके बाद अब हर तरह के कारोबारियों को जो कि डिजिटल लेवल पर कारोबार करते हैं, उन्हें पेरेंटल कंसेंट का, यानी अगर बच्चा है और उनके ऐप का इस्तेमाल कर रहा है तो उन्हें उसके अभिभावकों की मंजूरी का प्रावधान इसमें शामिल करना होगा। व्यवहारिक रूप से कैसे शामिल होगा, इस पर अब कोशिशें शुरू हो गई हैं। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि देश में लैपटॉप इंपोर्ट पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। वाणिज्य सचिव सुनील वर्तवाल ने कहा है कि इंपोर्ट पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने सिर्फ लैपटॉप इंपोर्ट पर निगरानी बढ़ाई है। सरकार ने अगस्त की शुरुआत में लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट जैसे हार्डवेयर के बिना लाइसेंस आयात पर रोक की घोषणा की थी। बाद में इस घोषणा को टाला गया था। अब कहा गया है कि इंपोर्ट पर बैन नहीं है, केवल भाई ला रहे हो, हम देख रहे हैं, हाँ निगरानी है कि आप ला रहे हो। सर, क्यों धीरे धीरे सरकार को पूरा ही पीछे हटना पड़ा? ये कदम भी पीछे वापस लौटना पड़ा। सरकार ने तमाम शोर शराबे और कोशिशों के बाद अंततः इसे वापस लिया। लगाया क्यों गया था? PLI स्कीम जो सरकार की सबसे बड़ी स्कीम थी, जिसकी समीक्षा निकल कर सामने आई तो पता चला कि स्कीम भारत में हार्डवेयर कंप्यूटर बनाने के लिए लगाई गई थी। इसके लिए बजट से पैसा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी भारत में इंपोर्ट तो कम नहीं हुआ और उसमें भी चीन से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा। सरकार ने अचानक बगैर तैयारियों के एक फैसला लागू कर दिया और एक तारीख तय कर दी जहाँ से निर्यात के लिए लाइसेंस परमिट राज लगा दिया गया। विरोध हुआ, दबाव बना। 2 वजहों से सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। पहली चीज़ तो ये कि इसे व्यवहारिक रूप से लागू करना संभव नहीं था, क्योंकि देश के भीतर इतने कंप्यूटर लैपटॉप बनते नहीं। दूसरी बात यह कि इससे इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ने का खतरा था, क्योंकि बाजार में किल्लत होने लगी थी। और आपको याद होगा कि अगस्त के बाद से बाजार में कमी भी हुई, कीमतें भी बढ़ना शुरू हुई और भारत की IT इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि IT हार्डवेयर एक किस्म का कच्चा माल भी है, कंपोनेंट
कंपोनेंट भी है और सर्विसेज भी हैं और प्रोडक्ट भी हैं, और ये सारा का सारा यूनिवर्स एकदम लड़खड़ाने लगा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि G20 की बैठक से पहले अमेरिका ने इस पर खासा दबाव बनाया। अमेरिका की कंपनियों ने व्हाइट हाउस तक जाकर शिकायत की और उसके बाद व्हाइट हाउस को इसमें दखल देना पड़ा। तो फिलहाल सरकार ने अब ये पूरा मामला पीछे हटा दिया है। बीच में ये बात हुई थी कि कोटा तय किया जाएगा, फिर इसके बाद तय हुआ कि कुछ खास बाजारों से आयात करने की छूट दी जाएगी। तमाम पेशबंदी के बाद अंततः सरकार ये इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो गई। निगरानी आयात की पहले से होती है, उस प्रक्रिया के तहत निगरानी की जाएगी। बैंकों में विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने को लेकर रिजर्व बैंक के नए प्रस्ताव के बाद आशंका है कि इस साल बैंकों की तरफ से ज्यादा खाते विलफुल डिफॉल्टर घोषित हो सकते हैं। रिजर्व बैंक के प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई बैंक खाता एनपीए घोषित होता है तो बैंक को उसे 6 महीने के अंदर विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विलफुल डिफॉल्टर की रकम 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ गई है और कुल रकम बढ़कर 3.53 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज ऐसे लोग लेकर भाग गए जिनकी मंशा ये थी कि हम बैंक से कर्ज लेंगे और भाग जाएंगे। मार्च अंत तक कुल 16,883 बैंक खाते विलफुल डिफॉल्टर घोषित हुए हैं, जिसमें से 11,935 खाते सरकारी बैंकों के हैं और 2,332 खाते केवल ऐसे हैं जो निजी बैंकों में हैं। सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके पास सबसे ज़्यादा 2,02,231 विलफुल डिफॉल्टर के खाते हैं। स्टेट बैंक का सबसे ज़्यादा 41,353 करोड़ रुपया है। तो रुपए में देखेंगे तो एसबीआई, संख्या में देखेंगे खातों की तो पीएनबी इस रेस में सबसे आगे। इस बीच हुआ क्या, एक काम और हुआ। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में यह कहा गया कि रिटेल कर्ज को बांटने में आप सतर्कता बरतिए क्योंकि आरबीआई लगातार आपको चेता रहा है। सर, किस बात का डर है सरकार को बैंकों में? देखिए, खौफ उठा था शुभम रिजर्व बैंक की बैठकों से, और जिसमें रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी हाल की मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में और उससे पहले भी बार बार ये बात कही थी कि बैंक रिटेल लोन देने में और उसमें भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट देने में लापरवाही कर रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अब यह मामला, ये चिंता मुंबई से बैंक सीट से हटकर नॉर्थ ब्लॉक तक आ गई और अब नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार, जो कि भारत के सरकारी बैंकों की मालिक है, हिस्सेदार है, उसने अपने सारे बैंकों को एक स्पष्ट निर्देश दिया और ये कहा है कि वो कर्ज बांटने का लालच थोड़ा कम करें क्योंकि इसमें बड़ा खतरा है। और ऐसा इसमें क्यों कहा गया? आंकड़े बता रहे हैं कि 2021 मार्च से लेकर 2023 मार्च के बीच रिटेल लोन्स की जो कंपाउंड ग्रोथ है वो 25% के आसपास रही है। ये ग्रोथ कहीं भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बाकी किसी चीज़ों की बढ़ोतरी से मेल नहीं खाती। वित्त मंत्रालय की चिंता है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, बाजार में इकोनॉमी में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है, तो ये इतने सारे रिटेल लोन क्यों बढ़ रहे हैं, कौन किस काम के लिए लिए जा रहे हैं, इनसे क्या खरीदा जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि इसमें भी रिटेल लोन अब जितना भी ग्रॉस क्रेडिट है बैंकों का, जितना बैंक कर्ज देते हैं उसका लगभग 1/3 हिस्सा बन चुके हैं। इतना बड़ा तो कंज्यूमर बाजार नहीं है, बाजार में इतनी तो डिमांड नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कुल खुदरा कर्ज में 1/4 हिस्सा अनसिक्योर्ड क्रेडिट का हो गया है। खुदरा कर्ज में मकान खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए लिए जाने वाले कर्ज शामिल हैं जिनके पीछे मॉर्टगेज होता है, सिक्योरिटी होती है, पर ये तो 1/4 तो सिर्फ पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड के लोन है, इसमें जुड़े हुए लोन है। और इसलिए अब ये चिंता ज़्यादा बड़ी है और वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि इस लालच को रोका जाए, कर्ज बांटने में से पहले ये देखा जाए। और इसके साथ जो बैंकों से कहा गया है कि अपने जो रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस हैं, जोखिम कम करने के प्रोसेस हैं, उन्हें चुस्त और दुरुस्त किया जाए। डर क्या है? डर ये है कि ये जो 1/4 या 25% का पोर्टफोलियो है रिटेल लोन के भीतर, इसमें से बड़ा पोर्टफोलियो थोड़े समय बाद एनपीए हो सकता है। लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अगर इनकम नहीं बढ़ेगी, कमाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज नहीं चुका पाए और उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर iPhone 15 खरीद रखा है या कारें हैं या बाकी महंगे सामान खरीद रखे हैं और उनके पास अगर उनको चुकाने की क्षमता नहीं हुई तो ये बैंकों के बैलेंस शीट पर नया एनपीए होगा। अगस्त के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में भले ही ग्रोथ दिख रही हो, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के दायरे में आने वाले 1/3 से ज़्यादा सेक्टर ऐसे हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार सुस्त पड़ी है। 1/3 सेक्टर में सुस्ती के बावजूद अगस्त के दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.3% दर्ज की गई। आईआईपी ग्रोथ 10.3% रही, जो 14 महीने का ऊपरी स्तर है। सर,
ऊपर का नंबर अच्छा दिख रहा है, अंदर चलिए तो 1/3 ऐसे यहाँ सुस्ती है। क्या बता रहा है ये आंकड़ा? आईआईपी के आंकड़े में भी लगभग वैसी तस्वीरें जैसे आपको महंगाई में दिखाई देती है, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में ये दिखाई दे रहा है कि जो वास्तविकता सुर्खियों में दिखती है और पीछे आंकड़ों में फर्क है। जैसे महंगाई के आंकड़े में खुदरा महंगाई और लागत बढ़ने की तरफ इशारा कर रही और थोक महंगाई मांग टूटने की तरफ इशारा कर रही। इस आंकड़े के हिसाब से को जब भीतर से देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि 1/3 ऐसे उद्योग हैं जिनके उत्पादन की बढ़ोतरी 2011-12 से भी कम है। 2011-12 इसलिए क्योंकि 2011-12 इसका बेस ईयर है जहां के मूल्यों पर इस आईआईपी की गणना होती है, जिसको बेस बनाकर तय किया जाता है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन का पैमाना क्या होगा। ये बात हर साल थोड़े समय के बाद बदला जाता है और इसमें दिखाई दे रहा है कि 3, 4, 5 बड़ी ऐसी कैटेगरीज हैं जहां व्यवहारिक रूप से लगभग उतना ही उत्पादन हो रहा है जो 2011-12 में हो रहा था। तो ये बड़ी बात है कि इतने समय के बाद उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कौन से क्षेत्र हैं इसमें? ये क्षेत्र हैं टोबैको प्रोडक्ट्स, इसमें है अपैरल्स, गारमेंट्स। इसका मतलब हम आपको बताएंगे कि हमें क्या समझ में आ रहा है इससे देखने से। लेदर और रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, लकड़ी के उत्पाद हैं, पेपर प्रोडक्ट्स हैं, प्रिंटिंग और मीडिया प्रोडक्ट हैं, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स हैं और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं। एक बहुत बड़ी बास्केट है जिस बास्केट में वस्तुतः अगर आप देखिए तो उत्पादन में कोई बढ़ोतरी पिछले 7-8 सालों में नहीं दिखाई देती। उतना ही उत्पादन जितना पहले हुआ था उतना भी है। मूल्य के आधार पर ज़्यादा दिखाई देगी क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं तो मूल्य के आधार पर उत्पादन में बढ़ोतरी दिखाई देती है। यहाँ से 2 बड़े संकेत दिखते कि 2012-13 के बाद इनके लिए मांग में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी नई क्षमताएं नहीं आई, कंपनियों ने नया उत्पादन करना नहीं शुरू किया। और दूसरी बात है कि इसमें कुछ ऐसे उद्योग हैं जो पिछले 3-4 साल से निर्यात में कमजोरी का शिकार हैं, जैसे कि अपैरल गारमेंट को देख लीजिए, जैसे कि लेदर को देख लीजिए, जैसे वुड प्रोडक्ट्स को देख लीजिए। तो यानी इनके लिए भारतीय बाजार में भी मांग नहीं और इनका निर्यात भी टूटा हुआ है। तो इसलिए भारत में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आने के बाद भी, बढ़ोतरी आने के बाद भी वास्तविक रूप से बाजार में मांग और रोजगारों में बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। ये इन आंकड़ों की अंतर कथा है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर अदानी समूह से। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज ने कहा है कि कंपनी मामलों के मंत्रालय ने मुंबई के 2 एयरपोर्ट से जुड़े मामले में खातों की जांच शुरू की है। अदानी एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को शेयर बाजार में ये जानकारी दी है। कंपनी की तरफ से बताया गया कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े खातों की जाँच हो रही है। खातों की जाँच के लिए कंपनी को 14 अक्टूबर को नोटिस मिला था। सर, ये कौन सा मामला है जिसकी जाँच की जा रही है? अडानी समूह ने 3 साल पहले इन दोनों हवाई अड्डों का अधिग्रहण किया था और इसके अलावा 6 और हवाई अड्डे अडानी समूह के पास हैं। ये माना जा रहा है कि हवाई अड्डे से पहले जो लेन देन हुआ है और इन दोनों एयरपोर्ट्स के जो कामकाज की वित्तीय जानकारी की सूचना और मांगी है भारत के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने, उसमें जांच शुरू हो रही। विस्तृत जानकारियां अडानी समूह की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन ये पता चला है कि इन दोनों एयरपोर्ट्स के लेन देन के मामले में कुछ सूचनाएं छिपाए जाने का, जानकारी छिपाए जाने की बात कही जा रही है और अडानी समूह इस जांच के दायरे में आ गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी और दुनिया भर में बढ़ी हुई बॉन्ड यील्ड और महंगे कर्ज के बावजूद देश में फंड मैनेजर निवेश से पीछे नहीं हट रहे। ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में यह पता चला कि सितंबर तिमाही के दौरान देश के इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैश होल्डिंग 4.8% पर आ गई। यानी कि अगर 100 रुपये उनको मिल रहे थे तो 5 रुपये से भी कम उन्होंने कैश बचा के रखा था, बाकी सब बाजार में लगा दिया था। यह आंकड़ा 16 महीने का निचला स्तर है। सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं म्यूचुअल फंड? ये थोड़ी सी असंगति और उलझन भरी तस्वीर है और ये इसे भीतर से समझना ज़रूरी है। वही शेयर है, वही बाजार है। उस बाजार में वैल्यूएशन हाई होने के कारण, भारत में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, कच्चे तेल की महंगाई के कारण, ब्याज दरें ऊंची होने के कारण, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होने के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था में औसत विकास दर के कारण विदेशी निवेशक उन्हीं स्टॉक से बिकवाली कर रहे हैं जहाँ भारत के म्यूचुअल फंड इसमें निवेश कर रहे हैं। यानी एक ही बाजार है, एक बाजार में एक निवेशकों को संभावनाएं सीमित दिख रही हैं और दूसरे निवेशकों को संभावनाएं असीमित दिखाई दे रही हैं। और ये अंतर विरोध भारतीय बाजार में पिछले
कुछ सालों में, 1-2 सालों में काफ़ी मुखर हुआ है। आमतौर पर पहले माना जाता था कि विदेशी निवेशक खरीदते थे तो उनके साथ सामने देशी निवेशक भी खरीदते थे, लेकिन अब विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स को भारत के निवेशक खरीद रहे हैं, भारत के म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। शो में इसकी 2 बड़ी वजह हो सकती है। एक तो व्यवहारिक वजह यह है क्योंकि SIP एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा माध्यम है जिससे कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा तो पहुंच ही रहा है। बाजार में कुछ भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन अगर आपकी SIP है तो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आपके बैंक से उसकी किस्त पहुंच रही, और म्यूचुअल फंड एक लंबे समय तक उस पैसे को लिए बैठा नहीं रह सकता, उसे कहीं ना कहीं निवेश के तौर पर लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ेगी। तो म्यूचुअल फंड मजबूर है इस पैसे को लगाने के लिए, भले ही वैल्यूएशन हाई हो, भले ही बाजार की संभावनाएं थोड़ी डावाडोल हो, भले ही उतार चढ़ाव होने वाला हो, लेकिन उस पैसे को लगाने के लिए बाध्य है। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अपने स्वभाव का हिस्सा है। तो पहली वजह तो ये हो सकती। दूसरी वजह ये है कि बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के साथ जो थोड़ी बहुत गिरावट आती है, वहाँ म्यूचुअल फंड्स को थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ बेटर वैल्यू बाइंग करने की, और उस वैल्यू बाइंग के सहारे भी वो बाजार में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो आप इसे कैसे समझें? आप ये ध्यान रखें कि बाजार अपनी ऊंचाई पर है, विदेशी निवेशक निकल रहे हैं और म्यूचुअल फंड इसमें प्रवेश कर रहे हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल रिटर्न्स की स्थिति लगभग वैसी ही बनी रहे जैसी पिछले साल रही थी। इसलिए सही म्यूचुअल फंड चुनिए, ध्यान से देखिए कि कौन सा स्टॉक आपके म्यूचुअल फंड ने खरीद रखा है। लेकिन ये पैराडॉक्स आने वाले समय में बढ़ता जाएगा, पर इसके भीतर, इस सारी चीज़ों के भीतर एक अच्छी बात यह कि भारतीय शेयर बाजार की विदेशी निवेशकों पर निर्भरता कम हो रही है। भारतीय शेयर बाजार में गहराई आई है, उसमें डेप्थ आई है, और उस डेप्थ की बड़ी वजह हमारी आप सबकी छोटी बचतें हैं जो म्यूचुअल फंड के जरिए इस बाजार में पहुंच रही हैं। बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा बिकवाली के बाद भी, 9200 करोड़ की बिकवाली के बाद भी बाजार में बहुत बड़ा कोई उतार चढ़ाव या कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिली। अब बढ़िए दिन की सबसे बड़ी खबर में भी, जो सबसे बड़ी खबर है उसकी तरफ। रूस के कच्चे तेल की खरीद पर भारत को मिल रहा डिस्काउंट बीते 2 महीने में 2 गुना हो गया। देखिए, एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें भाग रही हैं, $100 तक घूम आई, वहां से फिर नीचे आके फिर 90 के आसपास हैं, और दूसरी तरफ खबर क्या छप रही है कि भारत को डिस्काउंट में कच्चा तेल मिल रहा है। भारत को रूस के कच्चे तेल पर अब प्रति बैरल $8 से $10 का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि जो बाजार में $90 का चल रहा है वो 80 हमें मिल रहा है। जब वो 80 का था तो हमें 70 मिल रहा था। पहले रूस की तरफ से भारत को डिस्काउंट बंद किया गया था, लेकिन भारतीय आयातकों ने रूस से तेल खरीद घटाकर डिस्काउंट बढ़ाने के लिए दबाव बनाया था, जो काम आया। सितंबर के दौरान भारत में आयात हुए कच्चे तेल में रूस के कच्चे तेल की हिस्सेदारी बढ़कर 38% हो गई। 100 लीटर अगर हम खरीदते तो 38 लीटर केवल रूस से आ रहा है। तो सर, पहला सवाल तो यही कि प्रतिबंध लगे हैं, कच्चा तेल इतना महंगा बिक रहा है, रूस और ये सारे लोग इकट्ठे होकर कहते हैं नहीं कीमतें ऊपर रखनी है, फिर ये डिस्काउंट पे तेल आ कहाँ से रहा है? यही दिलचस्प बात है जो बाजार में दिखाई दे रहा है। दरअसल दुनिया के 3 ऐसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं शुभम जो प्रतिबंधों के दायरे में है। एक है वेनेजुएला, दूसरा है रशिया और तीसरा है ईरान। इन 3 देशों के इस्तेमाल में आ रहा है एक बड़ा फ्लीट जिसको बाजार में घोस्ट टैंकर्स कहा जाता है, यानी तेल ले जाने वाले वो जहाज जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है या वो रजिस्ट्रेशन से निकाले जा चुके हैं और पुराने हो चुके हैं। 25-30 साल पुराने जहाज हैं जो आमतौर पर फिट नहीं पाए जाते चलाने के लिए। आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में G5 देशों ने और नाटो ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर एक सीमा लगा दी थी जिसमें $60 पर बैरल के तेल की सीमा थी, और इससे ऊपर तेल ले जाने वाली कंपनियों का बीमा रोके जाने की, उनकी फंडिंग रोके जाने की और शिपिंग कंपनियों पर सख्ती की गई थी। यह माना जा रहा था कि इससे बाद रूस का कच्चा तेल बाजार में बिकना सीमित हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। रूस के कच्चे तेल की बिक्री उसके बाद बाजार में बढ़ गई और रूस ने और एग्रेसिव होकर और आक्रामक होकर ओपेक की मदद से बाजार में कीमतें बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया में मदद की। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे हैं ये घोस्ट टैंकर्स, जिनको घोस्ट टैंकर्स कहा जाता है। इन घोस्ट टैंकर्स के जरिए दुनिया के 3 प्रमुख प्रतिबंध वाले देश अपने तेल का ट्रेड कर रहे हैं, वेनेजुएला, ईरान और रशिया। इनके बीच में एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में एक डार्क फ्लीट है, इसको डार्क फ्लीट कहा जाता है। डार्क फ्लीट, इसमें बीमा की सुविधाएं नहीं मिलती, इसमें बाकी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ये तेल ऐसे बंदरगाहों से लादा जाता है जो कि थर्ड कंट्री के बंदरगाह होते हैं, वहाँ से क्रूड खरीदा जाता है और उठाया जाता है और इसे हैवी डिस्काउंट पर बाजार में पहुंचाया जाता है। चूंकि भारत और चीन जैसे देश इसके ग्राहक हैं, इसलिए इस बाजार में ये तेल बराबर बिक रहा है और प्रतिबंध अपनी जगह हैं। दुनिया की ऑयल कंपनियां, दुनिया के ऑयल नेटवर्क इस बात से परेशान हैं कि ये घोस्ट शैडो, डार्क फ्लीट, आप जो भी कहें ये करीब 500 जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा है जो पूरी दुनिया में तैर रहा है और तेल लेकर जा रहा है। सर,
गैर कानूनी तरीके से बेच रहे हैं, चोरी छिपे बेच रहे हैं, एक अपना नेटवर्क बना रखा है उससे, तो चोरी छुपे कितना काम हो जाता होगा, कितना तेल ये लोग बेचते थे? बड़ी मात्रा शुभम, 12% अभी जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं, पूरी दुनिया में क्रूड का जितना परिवहन समुद्र के जरिए हो रहा है उसका लगभग 12 से 13% क्रूड इन 500 जहाज़ों के जरिए ट्रैवल हो रहा है। अभी 2-3 महीने पहले मलेशिया के पास एक गैबन का शिप डूबा था जिसमें दुर्घटना हुई थी, वो भी ऐसा ही शिप था जो कि डीरजिस्टर पुराना शिप था। बताया जा रहा था कि वो ईरान का तेल लेकर जा रहा था, इससे पहले उसने चाइना को रूस का तेल पहुंचाया था। तो दुनिया के तेल कारोबार का 10 से 12% हिस्सा इन 500 घोस्ट टैंकर्स के जरिए पूरी दुनिया में घूम रहा है और चल रहा है। और यही वजह है कि भारत जैसे देशों को रूस का तेल डिस्काउंट पर उपलब्ध होता है। सर, अब अगला बड़ा सवाल, इसे रोका जा सकता है? अगर दूसरी तरफ भी कम ताकतवर देश तो खड़े नहीं हैं, खुद अरब पूरा खड़ा है, यूएई है, अगर यहाँ पर इन लोगों पर सख्ती करनी हो, नकेल कसनी हो, तो क्या इसको रोका जा सकता है? मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया में इलीगल ट्रेड घोस्ट टैंकर्स के जरिए इसमें जो दुनिया की प्रमुख शिपिंग नेशंस हैं उन्हें उसमें इंटरवीन करना होगा, दुनिया के बड़े शिपिंग रूट्स पर उनको रोका जाना होगा। लेकिन ये पहला फिनोमिना नहीं है, ये घोस्ट टैंकर्स पहले से भी इस तरह अवैध रूप से तेल की आवाजाही करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि पहले कंपनियों और ट्रेडर्स के बीच में होता था, अब इन्हें 3 गवर्नमेंट्स पैट्रोनेज कर रही हैं। वेनेजुएला, ईरान और रूस की सरकारें इनको पैट्रोनेज कर रही हैं। अगर इन पर कोई क्रैकडाउन होता है, नाटो अपना इतना समय निकाल कर इन्हें ट्रैक करता है, इन्हें रोकता है, तभी शायद ये रुकेंगे, नहीं तो ये तेल का उत्पादन या जो तेल निकल रहा है उस तेल की बिक्री जारी रहेगी। लेकिन अब पिछले 5-6-7 दिन के अंदर लगातार दुनिया में इस बात की चिंता बढ़ी है, खासतौर से इजराइल और फिलिस्तीन की ताजे और हमास की ताजी जंग के बाद, जहां ईरान इस वार में सक्रिय हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि ईरान, जिसे पिछले 6-7 महीनों में अमेरिका की तरफ से कुछ रियायतें दी गई थी और ईरान का कच्चा तेल बाजार में आना शुरू हुआ था, माना जा रहा है कि ईरान ने उस रियायत का फ़ायदा उठाकर बहुत सारा ऐसा तेल घोस्ट टैंकर्स के जरिए, फ्लीट्स के जरिए बाजार में भेजना शुरू किया है। तो इसलिए देखना होगा, ये दिलचस्प मोड़ है ये पूरा ट्रेड कैसे रुकेगा, या इसे रोकने की कोशिश की जाएगी, या इसे ऐसे ही चलने दिया जाएगा। सर, आखिरी सवाल, रूस तेल दे रहा है, डिस्काउंट पे दे रहा है, ठीक है, कुछ तो पैसा लेना ही होगा, वो पैसा कैसे दिया जा रहा है? क्योंकि आपको याद होगा, हमने पहले मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था, पेमेंट को लेकर बड़ी क्राइसिस थी। कह रहे थे कि भैया युआन में दीजिए, डॉलर में हम ले नहीं सकते, युआन में हम दे नहीं सकते, यहाँ तक बात थी। बहुत सारा पैसा जो रुपए में दिया गया था वो यहीं फंसा है, बात यहाँ तक आ गई थी कि सरकारी बॉन्ड खरीद लीजिए उससे। अब ये पेमेंट कैसे हो रहा है? अब भारत में एक और चीज को लेकर खलबली मची है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की सरकारी और निजी तेल कंपनियों ने रूस को तेल का पेमेंट युआन में करना शुरू कर दिया है। इसकी काफ़ी चर्चा है। हालांकि भारत सरकार ने अधिकृत रूप से रूस को तेल के भुगतान में युआन को में करने की इजाज़त नहीं दी है। रूस का तेल तो भारत आ रहा है, पर रूस के तेल के भुगतान का बड़ा हिस्सा अलग अलग जगह फंसा हुआ है। रूस का आग्रह था क्या तो दिरहम में या युआन में पेमेंट ले। अब जो ताज़ी खबरें आ रही हैं उसमें माना जा रहा है कि भारत की कंपनियों ने चुपचाप युआन में इस तेल का पेमेंट करना शुरू कर दिया है, और उसके कारण सरकार काफ़ी नाराज़ है और उसने इस मामले में सवाल पूछे हैं। क्योंकि भारत रूस के सस्ते डिस्काउंटेड कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयात है। $60 की प्राइस कैप से नीचे पर तेल मिल रहा है। कंपनियों को इसमें अच्छे मार्जिन्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्रेंड $90 है, और अगर आप रुपए की कमजोरी और रुपए के अवमूल्यन को इसमें जोड़ लें तो $100 से ऊपर निकल जाता है ब्रेंड का कच्चा तेल भारत में पहुंचते हुए। तो इसलिए कंपनियां किसी भी मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। तो एक तो युआन में पेमेंट हो रहा है, दूसरा उन रास्तों से, उन अवैध टैंकर्स के जरिए ये तेल आ रहा है। भारत सरकार को तेल भी चाहिए, रूस को भारत का रुपया नहीं चाहिए। तीसरी 2 करेंसियां हैं दिरहम और युआन, इनमें से किसी का पेमेंट होना है। बेहद दिलचस्प ढंग से ये गुत्थी पूरी तरह उलझी हुई है भारतीय बाजार में। लेकिन ये खबर ज़रूर महत्वपूर्ण है कि भारत की कंपनियां शायद युआन में पेमेंट कर रही। सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है कि रूस के साथ अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म क्या होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि रूस के विदेश मंत्री भारत में जब आए थे और गोवा की बैठक में उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारतीय रुपये में वो ट्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत का रुपया भारत में ही पड़ा हुआ है, रूस के किसी काम का नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस हफ्ते चीन यात्रा पर जा रहे हैं। पुतिन की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इजरायल युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर हुए कूटनीतिक बदलाव पर चर्चा संभव है।
पुतिन की चीन यात्रा को चीन की बेल्ट रोड परियोजना को रूस के समर्थन के तौर पर भी देखा जा रहा है। सर, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखें कौन सी चीजें बदल सकती हैं? एक साल के भीतर ये दूसरी बड़ी यात्रा है जहां पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। इससे पहले शी जिनपिंग मॉस्को की यात्रा में गए थे और आपको याद होगा कि वो बड़ी ऐतिहासिक यात्रा थी। वहां युआन को रूस की करेंसी मार्केट में महत्वपूर्ण मुद्रा के तौर पर दखल मिली थी और दोनों और एक तरह से डिफ़ॉल्ट तौर से सेकेंड करेंसी के तौर पर युआन रूस के मार्केट में स्थापित हो गया है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन उस यात्रा के बदले चीन जा रहे हैं और वो भी ऐसी स्थिति में हो रही है जब मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की पूरी राजनीति में रूस और चीन बड़े एक्टर हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं। अलग अलग तरीके से दोनों दखल दे रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। चीन की तरफ से भी बयान आए और रूस की तरफ से भी बयान आए, लेकिन इससे परे भी रूस और चीन के बीच यहाँ से कुछ बड़ी स्ट्रेटेजिक रणनीतिक घोषणाएं भी हो सकती हैं। ये यात्रा दुनिया में दो जगह युद्ध के बीच ये यात्रा कई सारी सुर्खियां लेकर आएगी। इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। तेल बाजार के लिए क्या हुआ, युआन और रूबल के समझौते किस तरह हुए और रूस और चीन के बीच किस तरीके का कारोबारी आदान प्रदान होता है, इसके बारे में जो खबरें आएंगी हम आपके पास लेकर आएंगे। चलिए चलते चलते कुछ ज़रूरी खबरें फटाफट। इजरायल और हमास के बीच युद्ध की वजह से दुनिया भर में निवेश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प समझे जाने वाले गोल्ड की मांग बढ़ गई है, जिस वजह से सोने की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। शुक्रवार को विदेशी बाजार में सोने का भाव $1946 प्रति औंस की ऊपरी स्तर तक चला गया, जो 3 हफ्ते का ऊपरी स्तर है। विदेशी बाजार में फिलहाल भाव $1930 के करीब है। सोने के साथ सुरक्षित निवेश के दूसरे विकल्प जैसे बॉन्ड्स वगैरह में भी तेजी बनी हुई है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए सरकार की तरफ से इस साल आवंटित बजट पूरा खप जाने के बाद संभावना है कि सरकार इसके लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन कर सकती है। मनरेगा के लिए सरकार की तरफ से अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सकता है। बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसका अधिकतर हिस्सा सितंबर तक ही खत्म हो गया था। आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने नौकरी देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में 16 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसके अलावा 6 वेंडर एंटिटी, उनके मालिकों और सहयोगियों को कंपनी के साथ कोई व्यवसाय करने से रोक दिया है। कंपनी ने 3 अन्य कर्मचारियों को रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन से हटा दिया है। कुल मिलाकर 19 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। स्विगी फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ा दिया है। प्लेटफॉर्म फीस ₹2 से बढ़कर ₹3 कर दी गई है। प्लेटफॉर्म फीस में की गई बढ़ोतरी 4 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। शुरुआत में फीस को हैदराबाद और बेंगलोर में बढ़ाया गया था, जिसके बाद पूरे देश में फीस की बढ़ोतरी लागू कर दी गई। मौजूदा समय में स्विगी ₹5 का प्लेटफॉर्म फीस लगाने के बाद ₹2 की छूट देता है। कंपनी ने अप्रैल में प्लेटफॉर्म फीस को वसूलना शुरू किया था। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सोने के बाजार से फिर दिलचस्प खबर आई। हम आपको लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, इकोनॉमिकम के जरिए बताते रहे कि सोने का बाजार काफ़ी ट्रेंड तोड़ रहा है, रुख तोड़ रहा है। और आज जो सोने के बाजार से खबर आई वो आपको शुभन ने बताई। $1925 के आसपास सोना बाजार में है और ये ऐसा हो रहा है ऐसी स्थिति में जबकि डॉलर इंडेक्स में कोई कमजोरी नहीं आई। 106.6 के आसपास डॉलर इंडेक्स भी बना हुआ और अमेरिका की बॉन्ड यील्ड भी रिकॉर्ड लेवल पर है। आमतौर पर बॉन्ड यील्ड, सोना और डॉलर इंडेक्स तीनों एक ही गति में नहीं चलते हैं, एक ही दिशा में नहीं चलते, लेकिन दुनिया की वित्तीय व्यवस्थाओं में कुछ इस तरीके के बदलाव हुए हैं दो युद्धों के कारण, मध्य पूर्व और रूस के युद्ध के कारण, कि सोना वापस चमक कर सामने उभर कर आ रहा है। और भारत में त्योहारों से पहले सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख भारत में भी देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सोने की खरीद और सोने की डिजिटल खरीद में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल मनी सेंट्रल में इतना ही। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।